कंपनी ऑडिट होने से ही ऑडिट हुआ, और जो भी कुछ हम लोग पढ़ते हैं ज्यादातर कंपनी ऑडिट के लिए ही है, क्योंकि कंपनी एक्ट में कुछ बोला गया है। तो लास्ट क्लास हम लोग सीखे थे कंपनी ऑडिट में कि कंपनी का ऑडिटर जो बनेगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और दो वर्ड था कि या तो प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है। पहला वाला पार्ट जो था वो था प्रोप्राइटरशिप, और ये जो है वो क्या है, पार्टनरशिप। तो एक कंपनी किसको ऑडिटर बना सकती है? एक कंपनी आखिर जिसे ऑडिटर बनाएगी वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोप्राइटरशिप में सीए, और उसके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या है, होना चाहिए। कंपनी किसी पार्टनरशिप को, फर्म को पार्टनर बनाती है, पार्टनर को यदि वो ऑडिटर बना ली तो उस पार्टनरशिप में जो भी है वही बन सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि उस पार्टनरशिप में जो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर है वो क्या होने चाहिए, सीए होने चाहिए, जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा। बाकी कौन आएगा कंपनी में ऑडिट करने, ये तो फर्म सोचेगा। आपको अपॉइंटमेंट करना है किस नाम से? फर्म के नाम से, फर्म के नाम से। और जो भी पार्टनर साइन करेगा वो एलएलपी या जो भी है, कंपनी का ऑडिटर हो सकता है, उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं। मतलब यदि आप एक फर्म को पार्टनर ऑडिटर बनाए हो तो वो पर्सन साइन करेगा, ये नहीं कि उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय करेगा। यानी ओनली द पार्टनर, ओनली द पार्टनर। डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा था, अब दोबारा रिपीट नहीं करने जा रहा हूं। आगे चलो, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सबसे ज्यादा तो डिस्कशन ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन पे ही था। कौन बनेगा वो तो सीधा बोल दिया सीए बनेगा, प्रैक्टिस जो है। लेकिन नहीं बनने के बहुत सारे कारण गिनाए गए हैं। यानी आप भले ही एक सीए ऑडिटर हो, प्रैक्टिस है, बट ए लिमिटेड का ऑडिटर नहीं बन सकते। ये नहीं कि पूरी दुनिया का नहीं बन सकते, एक पार्टिकुलर कंपनी का। अब उस पार्टिकुलर कंपनी से उसके रिश्ते पे कुछ बातें की गई थी, डिस्क्वालिफिकेशन। अब मिस्टर एक्स सीए है, किसी ए लिमिटेड से लोन लिए हैं, तो वो ए लिमिटेड का ऑडिटर नहीं बन सकते। लेकिन बाकी दुनिया की कंपनी की तो वो क्या है, ऑडिटर बन ही सकते हैं। तो किसी कंपनी में ऑडिटर बनते वक्त ध्यान रखना पड़ता है दोनों को, कंपनी को भी कि भाई मेरा या उसका कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है, और कंपनी से ज्यादा ऑडिटर को, जो उसको एक्सेप्ट करेगा कि हम इसका ऑडिटर बनेंगे। कंपनी हो सकता है पता ना हो कि आप अपराधी थे, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मना कर दो कि हम ऑडिटर नहीं रहेंगे, आप किसी दूसरे से करवा लो, आप किसी दूसरे से करवा लो। और मेन कारण था कि बायस होने का डर। तो चलिए, नंबर 1 में डिस्क्वालिफिकेशन को सही से पढ़ लेना, बिकॉज ज्यादातर क्वालिफिकेशन की जगह डिस्क्वालिफिकेशन ही आता है। और क्वालिफिकेशन पूछे तो डिस्क्वालिफिकेशन हम लोग बताते भी, डिस्क्वालिफिकेशन बताते भी। तो लास्ट क्लास थोड़ा सा टाइम जो बचा था डिस्क्वालिफिकेशन पे सिर्फ अंडरलाइन कर लेते हैं। एक बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी किसी दूसरी कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकती है, सिर्फ एलएलपी ही हो सकती है। या एक आदमी जो कि उसी फर्म का पार्टनर या वहां नौकरी या वहां ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए।
यानी सपोज करो कि एक कंपनी का कोई ऑफिसर और एम्प्लॉय है और तुम उसके यहाँ नौकरी कर रहे हो या पार्टनर हो, तो उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बनोगे। उस कंपनी के a person who is a partner employment of an officer and employee of a company, और ये पर्सन और हिज रिलेटिव और पार्टनर, एक तो था डायरेक्ट और दूसरा था कि आपके रिश्तेदार भी या आपकी फर्म के पार्टनर भी। हम एक्स लिमिटेड का ऑडिटर बनने गए, बट मेरा भाई वहां काम करता है, हो ही सकता है मेरा भाई वहां क्या है, या उधार लिया हो। तो पर्सन हु और हिज रिलेटिव और ए पार्टनर होल्डिंग एनी सिक्योरिटी शेयर या उस कंपनी में हिस्सेदारी अंडर द सेम ग्रुप, वो भी ध्यान रहो, अंडर द सेम, उस कंपनी की छोड़ दे, उसके दूसरे ग्रुप में। अब टाटा ग्रुप में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, ऑडिटर टीसीएस का बनना है लेकिन उसका टाटा स्टील भी है, और वो वैल्यू होनी चाहिए कितना, 1 लाख रुपए से ज्यादा का। यदि हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो। 10-20 हजार का है तो चलेगा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 1 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इनडेप्टेड, लोन लिए हो, क्या किए हो, तो यदि कंपनी से लोन लिए हो या सेम ग्रुप में, तो वो लोन 5 लाख से ज्यादा का हुआ तो तुम ऑडिटर नहीं बन सकते। या फिर हैज गिवन गारंटी, provided any security in connection with the indebtedness of any third persons to the company or any other company under the same group in excess of what, आप गारंटी दिए हो या सिक्योरिटी दिए हो, कोई थर्ड पार्टी उधार लिया था, इंडेप्टनेस ऑफ व्हाट, आप यदि गारंटी दिए हो, सिक्योरिटी दिए हो, कोई आदमी कंपनी से उधार लिया और वो उधार का अमाउंट, खुद के केस में 5 लाख रुपए लोन है, रोमन 3 में गारंटी दी हो कि भाई ये नहीं देगा तो हम दे देंगे, पॉइंट नंबर डी के अंदर तीनों था। नेक्स्ट, यानी पॉइंट नंबर रोमन 1 में सिक्योरिटी का मतलब डिवेंचर कैपिटल दोनों, इंडेप्ट का मतलब लोन, और गारंटी और सिक्योरिटी। या फिर ए पर्सन और फर्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशंस विद द कंपनी और एनी अदर कंपनी अंडर द सेम ग्रुप। अब बिजनेस ग्रुप में, बिजनेस रिलेशनशिप में क्या नहीं आएगा, एक कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन जो ऑर्डिनरी कोर्स में होता है, आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस को बोल सकते हो फेयर प्राइस, जितने में सबके साथ करते हो वो, उसको बोल सकते हो व्हाट। अब यार बिजनेस के सिलसिले में हम एक ऑडिटर है, हम एक ऑडिटर है, लेकिन हम किसी कंपनी से सामान खरीद बेच भी तो सकते हैं। लेकिन क्या बोला, यदि आप ऑर्डिनरी कोर्स में कर रहे हो तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या फिर a person whose relative is a director or is an employment of the what company as a director or what key managerial person, तो वो यदि है, मेरा मान लो कि मेरी बेटी किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, मैं ऑडिटर हूं और मैं कहीं दूसरी जगह
फुल टाइम नौकरी कर रहा हूँ तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। या a person or a partner of a firm who appointment as auditor of more than 20 कंपनी, डिटेल इसके बारे में बात करेंगे। एक आदमी ऑडिटर है 20 से ज्यादा कंपनियों में, तो बोला भाई वो तो ऑडिटर नहीं बन पाएगा। क्यों? एक आदमी के लिए इतना ज्यादा काम देखना संभव नहीं है। फिर मैक्सिमम 20 था, लेकिन उसमें भी टुकड़े में है प्राइवेट पब्लिक। आगे एक आदमी जो अपराधी हुआ है, कन्विक्ट हुआ है, और वो घटना फ्रॉड से रिलेटेड है, और 10 साल अभी भी नहीं बीता है। 10 साल बाद लॉ मानता है कि वो सुधर गया होगा, तब तो ऑडिटर बन सकता है। एंड फाइनली a person whose subsidiary or associate company or any other form of entity engaged on the date of appointment in consulting and specialized service। आप पर्सन हो, उसकी कोई सब्सिडरी है, ऑफ की जगह और होगा, ऑफ की जगह सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, साथी कंपनी, तो आप, और खासकर कंसल्टिंग और स्पेशलाइज सर्विसेज में हो, तो डिस्क्वालिफिकेशन लंबा चौड़ा है। फिर क्या बोला? आप जिस दिन अपॉइंट किए उस दिन तो भले चंगे थे, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं था, लेकिन फ्यूचर में जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ तो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन आपके साथ था, तो उसको क्या बोला गया कि वो अपना ऑफिस खाली करे। ऑफिस खाली करे मतलब ऑडिटर पद का पोस्ट छोड़ दे। ऑडिटर पद का क्या करे मतलब जिस दिन किए उस दिन तो ठीक था, बाद में कोई घटना हुई, मेरे साथ एक डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो गया, अटैच हो गया, तो हिसाब से तो मुझे ऑडिटर नहीं रहना चाहिए, और मुझे अपना ऑफिस क्या करना है, खाली कर देना है। और वो वैकेंसी जो खाली हुआ वो माना जाएगा कैजुअल वैकेंसी। आगे पढ़ेंगे, कंपनी उसकी जगह पे सिर्फ एक बंदे को अपनी मर्जी का ऑडिटर क्या करेगी, बना दे। हाँ, उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए। कैजुअल वैकेंसी वो भर दिया जाए तो डायरेक्टर उस पुराने के बदले में एक नया को क्या करेंगे, ले आएंगे। स्टैट्यूटरी प्रोविजन, स्टैट्यूटरी मतलब लॉ में ऑडिट को लेके क्या बोला, तो सेक्शन 139 पहला क्या बोला, फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो चलिए नेक्स्ट पेज। पहले ऑडिटर कौन सी कंपनी का बनना है, ऑडिटर कौन सी कंपनी का, तो बोला कि नॉन गवर्नमेंट यानी सरकारी कंपनी नहीं है, सरकारी कंपनी नहीं है, सरकारी कंपनी का प्रोसेस अलग होगा। बोला फर्स्ट एजीएम में आप एक ऑडिटर को अपॉइंट करिए, एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एजीएम, क्योंकि ऑडिटर तो अपॉइंट कौन करेगा, शेयर होल्डर ही।
और वो ऑफिस को होल्ड कब तक करता है? कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट, यदि होल्ड करते हो पहले एजीएम में, तो वहां से लेके कंक्लूजन फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल कंक्लूजन ऑफ व्हाट, यानी 5 साल के लिए आप मैक्सिमम क्या हो सकते हो? ऑडिटर हो सकते हो। उसके बाद छोड़ना पड़ेगा, आपकी जगह दूसरा आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ऑडिटर को छोड़ना। हाँ, बात आगे नीचे होगी कि प्राइवेट में जरूरी नहीं, ये वो आएंगे। एवरी एजीएम द रीअपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर, भले ही आप 5 साल के लिए अपॉइंट किए हो, लेकिन बार बार उसको एजीएम में क्या करना होगा? रेटिफाइड करवाना होगा। रेटिफाइड मतलब होता है एक्सेप्ट करवाना। क्या होगा? 5 साल मैक्सिमम बोला है, लेकिन हमको बार बार उसको रिटायर करके फिर अपॉइंट करना पड़ेगा, रिटायर करके फिर अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसके कारण हम लोग उसको बोल रहे हैं व्हाट? रीअपॉइंटमेंट। ठीक है। इफ एट एनी एजीएम द रीअपॉइंटमेंट इज नॉट रेटिफाइड, मतलब किसी एजीएम में आप वो जो रेटिफाइड नहीं हुआ, मेंबर से बात ही नहीं हुई, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट अनदर इंडिविजुअल, ध्यान रहे उसको तो नहीं कर सकता, अनदर, फॉलोइंग प्रोसीड्योर, जो भी नीचे सेक्शंस है उसके बाद ही। ओके, तो फर्स्ट डायरेक्टर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही, फर्स्ट ऑडिटर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। फर्स्ट डायरेक्टर कौन हो गया? जिस दिन कंपनी बनी थी। और हम लोग कभी कभी कहते हैं कि जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल से वही डायरेक्टर हो जाते हैं, बट यहाँ फर्स्ट के बाद की बात हो रही है। तो कभी कभी होता है कि ऑडिटर मैक्सिमम कितना? 5 साल। कितनी कंपनी? 20। अब भले ही 5 साल के लिए तो अपॉइंट करना है, लेकिन हर एक साल कम से कम रिन्यू होना बोल सकता है, रेटिफाइड करना क्या है। लेकिन फेल कर गया तो कौन अपॉइंटमेंट कर दिया? बोर्ड कर देगा, फिर शेयर होल्डर की जगह बोर्ड कर देगा। ठीक है। अनदर इंडिविजुअल फॉर्म आफ्टर द फॉलोइंग प्रोसीड्योर, प्रोसीड्योर के बारे में क्या बोला? बिफोर द अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट a written consent of the auditor to such and a certificate that appointment, if made, shall be in accordance with the condition as may be prescribed. जिसको ऑडिट रखना चाहते हो उससे क्या करना है? रिटन कॉन्सेंट लेना पड़ेगा, रिटन एंड सर्टिफिकेट रक्षण लिखवाना पड़ेगा, ये सारा कंडीशन फुलफिल करने के बाद ही ले लो। ठीक है। shall be obtained from the what? Auditor. The certificate should also indicate whether the auditor satisfy the criteria in section what? 141. तो 141 में क्या था? पीछे था क्या? 141 में क्वालिफिकेशन था ना? तो क्वालिफिकेशन था तो हमारा 141, 143 में डिस्क्वालिफिकेशन था। तो जिसको ऑडिटर अपॉइंट करोगे उसके पास डिग्री विग्री तो होना चाहिए ना भाई। नेक्स्ट, कंपनी, वो जो कंसर्न ऑडिटर है उसको नोटिस भेजेगी रीअपॉइंट करके, और ऑल्सो फाइल नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार विद इन 15 days ऑफ द वॉट, मतलब कंपनी को रजिस्ट्रार को क्या करना होगा? बताना होगा 15 दिन जहां से मीटिंग खत्म हुआ उसके अंदर।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यदि ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है, क्योंकि आप एजीएम में अपॉइंट नहीं कर पाए हो, रीअपॉइंटमेंट, भले ही आप बोल दिए थे कि ये 5 साल रहेगा, लेकिन बार बार वो चीज को दोहराना था। नेक्स्ट, अब आ जाओ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या बोलता है? 139(5) कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया within a period of 180 days from the commencement of the financial year। तो 6 महीने के अंदर ही सीएजी को ऑडिटर क्या करना होगा? अपॉइंट करना होगा। और वो कंपनी को होल्ड कहाँ तक करेंगे? टिल द कंक्लूजन ऑफ अगला एजीएम तक, अगला एजीएम तक 6 महीने के ऑडिटर अपॉइंट कर देना है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन वेयर नॉन गवर्नमेंट। तो ऊपर में फिर कौन से ऑडिटर थे फर्स्ट छोड़ के? फर्स्ट फर्स्ट ऑडिटर अभी तो नई नई कंपनी बनी है भाई, तो कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिनों के अंदर? 30 दिन। कहां से? ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके। फिर यदि बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट, बोर्ड फेल कर गया अपॉइंट करने के लिए, तब मेंबर को बोलेंगे, इन्फॉर्म द मेंबर कि भाई हम लोग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किए हैं। अपने मेंबर को बताएंगे, किस बात के लिए बताएंगे? कि हम लोग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। काय है, तो फिर कौन करेगा अपॉइंट? मेंबर यानी शेयर होल्डर करेंगे। कहाँ करेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन वॉट 90 डेज। क्लियर है? और पहला वाला भी कब तक ऑफिस को होल्ड करेगा? जब तक कि पहला एजीएम खत्म नहीं हो रहा। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑडिटर बाय होम? गवर्नमेंट कंपनी। कौन? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या बोला? पढ़ के देखो हल्का, सारा कहानी वही, थोड़ा सा अलग है। वो भी सीएजी ही अपॉइंट करेगा। तो सीएजी विद इन कितना? 60 डेज। सीएजी फेल कर गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। और बोर्ड भी फेल कर गया तो नेक्स्ट 30 डेज मेंबर ऑफ द कंपनी ओके shall first appoint the first within 60 days
विद इन 60 days EGM तो बुलाना पड़ेगा ही। फर्स्ट ऑडिटर ऑफिस कहां तक होल्ड करेगा? वही रहा। तो क्या देखा इसमें? ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? दो बातें आई, फर्स्ट या उसके बाद का। फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद का शेयर होल्डर एजीएम में 5 साल तक का। शेयर होल्डर फेल कर गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में कौन? सीएजी, सीएजी फेल कर गया तो बोर्ड, बोर्ड फेल कर गया तो, ठीक है। आगे कैसे हटा सकते हो? अभी तक तो रखने की बात हो रही थी। ऑफिस से निकाल कैसे सकते हो? दो बात है, उसका समय खत्म होने के पहले, क्योंकि साल भर का ऑडिट किए हो, अभी तो वो ऑफिस होल्ड करने वाला कब तक? कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट जनरल मीटिंग। इसके आगे ही तुम्हें लगा यार उसको हटाना पड़ेगा, कारण कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो। तो 139 क्या कहता है? कुछ कंडीशन आपको क्या करना होगा? फुलफिल करना होगा, यदि बिफोर करना चाहते हो तो। पहला, एप्लीकेशन टू होम? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा फॉर्म में? फॉर्म 82। और फीस वीस तो जो है लगेगा ही। एप्लीकेशन कब करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को? बोर्ड एक रिजोल्यूशन पास किया होगा कि भाई इस ऑडिटर को हटाएंगे, तो उसका 30 दिन के बाद अंदर, ओके। कंपनी 60 दिन के अंदर जनरल मीटिंग बुलाए, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको परमिशन क्या किया है, दे दिया है, वो उसको क्या कर रही है। तो सीरियस मैटर है, स्टैट्यूटरी मैटर था। मान लो कि आप ऑडिटर को हटाना चाहते हो, मामला तो थोड़ा सा सीरियस है ही। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन ले लो, फिर 60 दिन के अंदर क्या करो, जनरल मीटिंग बुलाओ, और एक स्पेशल रेजोल्यूशन क्या करना है, पास करना है। तब जाके आप ऑडिटर को क्या कर पाओगे, हटा पाओगे। ओके। ऐसे भी दुनिया का दस्तूर है, मारने वाले को यदि आप किसी को मार रहे हो तो उसकी अंतिम इच्छा तो पूछोगे ना। ऑडिटर को हटा रहे हो तो उसे एक बार तो सुन लो। द ऑडिटर मस्ट बी गिवन अ व्हाट, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एक उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी तो दो भाई। ट्राइब्यूनल, ये ट्राइब्यूनल क्या होता है? एनसीएलटी कंपनी लॉ के तहत क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है। कंपनी लॉ के तहत क्या है? क्वाजी मतलब लॉ की तरह ही एक अथॉरिटी को क्या किया गया है, क्रिएट कर लिया गया है। तो कभी कभार क्या देख रहे हैं हम लोग, ट्राइब्यूनल भी चाहे तो क्या कर सकता है, ऑडिटर को हटा सकता है। थोड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि हम लोग एक वर्ड कहते हैं कि यार सर, ट्राइब्यूनल जो है हटाएगी, तो सारी फॉर्मेलिटी उसे करने के लिए कभी कभी तो वो भी है कि वो खुद से ही हटा देती है, भले ही कोई कंप्लेन करे या ना करे।
तो ट्राइब्यूनल सुओ मोटो, एनसीएलटी तो ट्राइब्यूनल हो गया। एनसीएलटी को हम लोग कहते हैं क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, यानी कोई कंप्लेन है कंपनी के अगेंस्ट में तो फिर हम लोग किसको केस करते हैं? कंपनी एक्ट में जो अथॉरिटी क्रिएट की गई है क्वाजी जुडिशियल, लाइक कोर्ट, एनसीएलटी को क्वाजी जुडिशियल की जगह एक साधारण वर्ड बोल दो क्या? एक साधारण सा वर्ड लाइक कोर्ट। सुओमोटो का मतलब क्या? खुद से, कोई कंप्लेन नहीं किया, और या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई पर्सन जिससे संबंध हो। यदि एनसीएलटी को अप्लाई किया तो एनसीएलटी कंपनी को क्या बोल सकती है कि भाई ऑडिटर को चेंज कर, लेकिन उसको कन्विंस होना होगा कि ऑडिटर जो है वो फ्रॉडुलेंटली क्या हो रहा है, काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, सीए एक्ट के तहत हटा सकते हो। सीए का अपना एक्ट है, और इसको हटाने का जो मेन ग्राउंड है वो क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एक प्रोफेशन हो और गलत तरीके से चल रहे हो, कौन कौन सा है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? आप किसी कंपनी का ऑडिटर का पोजीशन लिए हो तो पुराना ऑडिटर को बोलना था ना, भाई हम ले रहे हैं, तुझे कोई आपत्ति है तो बोल। बिना पुराना ऑडिटर को जनाई आप क्या किए? आप किसी कंपनी को ऑडिट थे, आपको हटा दिया, हमको बनाया। अब मुझे ऑडिटर बनाया तो ठीक है, हम तो कंपनी को ऑडिट करेंगे, लेकिन आपसे भी एक बार चिट्ठी देंगे, भाई हम इस कंपनी का ऑडिटर बनाए, तेरे को कोई आपत्ति है? तो क्या लिखा? एक्सेप्ट द पोजीशन प्रीवियसली हेल्ड बाई विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग हिम विथ हिम इन व्हाट? राइटिंग में कम्युनिकेट करना है, चिट्ठी लिख के, कोई आपत्ति है तो भाई क्या कर, बता। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उन लोगों को दिया जाता है जो फुल टाइम है, और तुम दूसरे धंधे में हो तो फिर ऑडिट के काम में तो ध्यान ही नहीं दे पाओगे भाई, अदर देन प्रोफेशन। हाँ, काउंसिल तुमको परमिशन दिया है तो क्या है, कर सकते हो। ओके, या रूल के अंदर कोई भी, एक्ट के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन हो जो कॉन्ट्रावेंस तोड़े हो, क्या किए हो, तोड़े हो उस लॉ में, सी एक्ट में जो जो बोला गया है। एंड फोर, काम को बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से करते हो, ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ द वर्क, प्रोफेशनल ड्यूटी। ऑडिटर बने हो, लापरवाह रहते हो। ओके, और सारे के सारे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को कहाँ बेसिकली बताया गया है? वो बताया गया है फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट एंड सेकंड, वहां एक लिस्ट है कौन कौन से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होंगे। अब मान लो कि तुम्हें ऑडिटर के तौर पे हटा दिया गया, तो बहुत सारे लीगल केसेस चले कि कैसे हटाया गया, लेकिन बहुत सारा उसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रूफ भी हुआ। और सिर्फ ऑडिटर से ही नहीं हटाया गया, यदि आप गिल्टी हो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से, तुमको ऑडिट प्रोफेशन से भी वो लोग क्या किए, हटा दिए, टेम्पोरली, परमानेंटली नहीं, 2 5 10 साल के लिए। तो कोई एन एम एन भार्गवा का केस था, 5 साल के लिए हटाए थे। जेके जोगलकर का था, 3 महीना के लिए हटाए थे। ठीक है, आगे, ऑडिटर बने हो तो सैलरी वैलरी तो चाहिए ना, तो सैलरी वैलरी चाहिए,
तो फिर बोला कि ऑडिटर के तौर पे तुमको क्या मिल सकता है रेमुनरेशन, क्या क्या ले सकते हो तुम, क्या क्या ले सकते हो। तो क्या लिखा, और कौन तुम्हारा रेमुनरेशन फिक्स करेगा। तो सिंपल लॉजिक है, जो मुझे अपॉइंट किया वही फिक्स करेगा। तो फर्स्ट ऑडिटर के केस में यदि ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किया तो फिक्स भी कौन करेगा, वही करेगा ना, द बोर्ड विल फिक्स। यदि शेयर होल्डर अप्लाई किया, अपॉइंट किया, तो कंपनी डिसाइड करेगी। हाँ, कभी कभी वो उसका फीस डिसाइड करने का जो पावर है वो डेलीगेट कर दिया जाता है किसको, बोर्ड ऑफ। भले ही शेयर होल्डर अपॉइंट किया, लेकिन वो अपॉइंट करके क्या बोला, तुम्हारा फीस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, डिसाइड कर लेगा। यदि वो जो रिटायरिंग डायरेक्ट ऑडिटर था वापस से रीअपॉइंट हो गया, तो उसको रेमुनरेशन जब तक कि कुछ नया सेट नहीं हुआ हो, सेम रेमुनरेशन ही मिलेगा जो पहले क्या था, मिलता था। ओके। और ऑडिटर को यदि गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट कर रहा है, सीएजी, कौन, तो रेमुनरेशन कौन, सीएजी नहीं कर रही है, फिक्स बाय द कंपनी इन व्हाट, ठीक है। वो कंपनी अपने जनरल मीटिंग में करेगी, यानी कौन करेगा, शेयर होल्डर दो। ऐसी बात रही तो जनरल मीटिंग का मतलब ही कौन रह गया, शेयर होल्डर। ओके। रेमुनरेशन, अब इस वर्ड में क्या बोला, डीम टू इंक्लूड ऑडिटर एक्सपेंसेस, तभी फाइनल अकाउंट में दिखाते वक्त टू ऑडिटर्स रेमुनरेशन जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट में है, बाकी अदर एक्सपेंसेस भी उसी में क्या होगा, जाएगा। नेक्स्ट, remuneration of auditor does not include any remuneration paid to him, any other services rendered by him at the request of the board। अब ऑडिट के साथ तुम उसका अकाउंट्स का काम भी देख सकते थे, टैक्स का काम भी देख सकते थे, ये सब भी तो कर सकते हो। तो बोला कि जो रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर्स है उसमें बाकी चीज का जो फीस है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। फिर डू नॉट इंक्लूड जो काम एनी अदर सर्विसेज रेंडेड बाय हिम फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ द बोर्ड। ऐसे तो ऑडिट काम था, लेकिन और कोई काम करा है तो वो ऑडिटर रेमुनरेशन में नहीं आएगा। अब शेड्यूल 3 क्या कहता है कि ऑडिटर का जब रेमुनरेशन दिखाओगे तो इतने वे में तोड़ के दिखाना होगा, एक नोट बना के। खाली ऑडिट फीस बोलने से नहीं चलेगा, ऑडिटर को कितना दिया, टैक्स के लिए कितना दिया, कंपनी लॉ के कितना दिया, मैनेजमेंट सर्विस के लिए कितना दिया, अदर सर्विसेज के लिए कितना दिया, और व्हाट, अंत में रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो ऑडिटर के तौर पे टैक्सेशन मैटर, कंपनी लॉ मैटर, मैनेजमेंट फी सर्विसेज, अदर सर्विसेज, और खर्चे का कितना रियम्बर्समेंट किया। जब हम लोग सवाल बनाएंगे फाइनल अकाउंट तो उसमें इस बात का जिक्र होगा। आज के लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन चलोगे, राइट एंड ड्यूटी नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। 143 सीलिंग, मैक्सिमम कितनी कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, मैक्सिमम कितनी कंपनी का ऑडिट कर सकते हो। 143 जी क्या लिखा,
any person or partner shall be ineligible for a further appointment if no company or board of director shall appoint or reappoint any person for as his partner if ineligible हो, नहीं बन सकते हो। कब? यदि यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या लगता है कि जिस दिन हम तुमको अपॉइंट कर रहे थे एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट ऑलरेडी होल्ड्स, ऑलरेडी पहले से ही 20 कंपनियों की क्या हो, ठीक है, तो तुम नहीं बन सकते हो। पहले भी देखा। या कहीं पे क्या हो, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नौकरी कर रहा हूं, फुल टाइम। अभी जो सीलिंग काउंट करेंगे ना, वो कैसे काउंट करते हैं भाई? बोला कि इंडिविजुअल में तो टेंशन नहीं, नंबर ऑफ कंपनी ऑडिट। पार्टनरशिप फर्म में सीलिंग तो 20 है, तो 20 पर पार्टनर है। क्या है? 4 पार्टनर तो 80 ऑडिट कर सकते हो। थर्ड, चार्टर्ड अकाउंट प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअली एंड ऑल्सो पार्टनर, मतलब कहीं पे मतलब कभी पार्टनरशिप में भी हो तो कहीं पे प्रोप्राइटरशिप में भी हो। तो बोला सीलिंग क्या 20-20 तो 40 होगा ना, टेकन टुगेदर 20 ही होना चाहिए। कंपनी ऑडिट क्या होना चाहिए? 20। यदि कहीं पे फुल टाइम नौकरी कर रहे हो तो वो 20 के तौर पे काउंट नहीं होगा। क्या लिखा? नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, यानी काउंट नहीं होगा। 20 किस लिए? जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब, उसके आधार पर। ओके। ज्वाइंट ऑडिट, एक ही ऑडिट को दो दो ऑडिटर कर रहा है, क्या दोनों में काउंट होगा? हाँ, दोनों में। टू और ए मोर ऑडिटर ऑफ द फर्म, joint, any joint held by the auditor shall be considered as what? One unit for the purpose of calculating the ceiling of the audits for him. ये नहीं कि आधा तू काउंट कर ले आधा हम करें। एंड पार्ट ऑडिट, अलग अलग ऑडिट हो रहे हैं। इवन एक कंपनी का पार्ट ऑडिट किया तो भी काउंट क्या होगा? एक ही होगा। समझे? क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेमुनरेशन एंड व्हाट? सीलिंग। ड्यूटी राइट एक बहुत ही जनरल कहानी है। ड्यूटी और राइट की पार्टनर्स, वो जो ऑडिटर है उसका अधिकार कितना, वो तो अपनी जगह पे बोलोगे तो अलग, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक और पार्ट चला, ज्वाइंट ऑडिट या ऑडिट कमिटी। तो पेज नंबर, पहले वो टेक्निकल टर्म में ही चले हैं। ज्वाइंट ऑडिट 105। थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी, एक बड़ी कंपनियों के दो दो ऑडिटर होते हैं। बड़ी कंपनियों के दो दो फॉर्म। तो इसका मतलब एक आदमी को दो जन मिलकर ज्वाइंट ऑडिट कर रहे हैं। टेंशन हो जाता है किसकी जिम्मेदारी होगी। तो टू और ए मोर फॉर्म या इंडिविजुअल किसी स्टैट्यूटरी ऑडिट को कर रहे हैं तो उसको ही बोला व्हाट, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट को, कि हम लोग का सारा डिस्कशन ही अभी है किसका? स्टैट्यूटरी। तो क्या लिखा?
conduct a statutory, it is called joint audit. In other words, joint audit implies statutory audit of the firm conducted by more than one statutory auditor. It is the usual practice of the big company and the corporation. बड़ी कंपनियां जिनका अलग अलग तरह का क्या काम है, वो लोग ही बेसिकली क्या करते हैं, ज्वाइंट ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट करते हैं। ज्वाइंट ऑडिट में होता क्या है कि आप एक आदमी के पास हो सकता है बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं हो, या एक आदमी की जगह दो लोग यदि हो गए तो एक्सपर्टाइज क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में दो लोगों का ऑडिट करना बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है, वेरी डिफिकल्ट और इम्प्रैक्टिकेबल फॉर ए सिंगल फर्म। तो ऑलरेडी ऐसे लिखा हुआ है ज्वाइंट ऑडिटर में जिम्मेदारी किसकी। तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी के पहले काम बांटना जरूरी है। तो ज्वाइंट ऑडिट में डिवीजन ऑफ द वर्क, कैसे काम को बांटा जाएगा, या तो यूनिट की पहला दूसरा यूनिट हम कर ले रहे, बाकी तुम कर लो। तो एक हुआ आइडेंटिफिएबल यूनिट, दूसरा है व्हाट स्पेसिफाइड एरिया, मतलब हम दिल्ली का देख ले रहे हैं, मान लो कि कंपनी का 2 ऑफिस है, दिल्ली कलकत्ता, तो कलकत्ता का देख ले। एसेट्स लायबिलिटी और इनकम एक्सपेंडिचर के आधार पे कि भाई बिल्डिंग हम देख ले रहे हैं, फर्नीचर बिल्डिंग फिक्स एसेट्स हम देख ले रहे हैं, करंट एसेट्स क्या कर तू देख ले, या इनकम और खर्चे के आधार पे भी, या फिर पीरियड और टाइम कि भाई पहला 6 महीना हम देख ले रहे हैं, बाद का 6 महीना तू देख ले। काम को बांटा कैसे जाएगा, लेकिन काम को बांटते वक्त कुछ कॉमन चीज होंगी जिसको आप बांट नहीं सकते हो। वो कैन नॉट बी लॉजिकली डिवाइडेड, वुड बी कवर्ड बाय व्हाट, तो फिर दोनों ऑडिटर उसको क्या करेंगे, साथ ही करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन यानी पेपर बना करके क्या करना, रखना। डिवीजन ऑफ वर्क किस आधार पे हुआ है, वो सब प्रॉपरली कागज में क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। काम को जो बांटे हो डिवीजन ऑफ वर्क, उसका आधार, और प्रेफरेबली उसको जिस बिजनेस का भी ऑडिट कर रहे हो उसको क्या करोगे, कम्युनिकेट कर दोगे कि भाई ये यहां से ये दिखेगा, हम ये देखेंगे। तो जॉइंट ऑडिट में अगला था कोऑर्डिनेशन। जहां 2 लोग काम को कर रहे हैं तो एक कोऑर्डिनेटर का होना क्या है, जरूरी। Comes across the matter which are relevant to the area of responsibility of other joint auditors should deserve their attention, and he should communicate the same to all other joint auditors involved writing। तो जिम्मेदारी यदि एक दूसरे ऑडिटर का बन जाता है तो फिर एक बंदा जो बीच में है वो दूसरे को फॉरवर्ड करता है कि देख भाई तेरा भी इसमें क्या है, रोल है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले पढ़ ले, फिर आसान लगेगी। जॉइंट ऑडिट, ओके। ऑडिट कमेटी मेरे ख्याल से पहले ही बता चुके थे शुरू में ही कि कंपनियां ऑडिट करने के लिए, आई थिंक सो, ठीक है, ऑडिट कमेटी पहले ही बता चुके थे कि ऑडिट कमेटी का तरीका क्या रहेगा, ठीक है। ऑडिट कमेटी क्या है कि कुछ कंपनियों के लिए जरूरी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा एक ऑडिट कमेटी क्या हो, रहे। तो फटाफट एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ऑडिट कमेटी किसका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वही लोग ऑडिट कमेटी में है। ऑडिट कमेटी में कौन है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के काम को बहुत सारे टुकड़े में बांट दिया जाता है। उसमें से एक बना दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑडिट कमेटी। काम क्या है? मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। देखना है कि काम कैसे चल रहा है और उसका रिपोर्टिंग भी क्या करना है, सुपरवाइज करना है। नेक्स्ट, काम के सिलसिले में तो थोड़ा समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, एक्यूरेसी का भी, डिस्क्लोजर का भी। 177 ऑडिट कमेटी के बारे में क्या कहता है? और रूल ऑफ द कंपनी मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। ऑडिट कमेटी किनके लिए कंपल्सरी बोला? लिस्टेड, पब्लिक से पैसा लिया, पब्लिक कंपनी। लिस्टेड वर्ड नहीं बोला, अनलिस्टेड ही हो गया। क्या हो गया? अनलिस्टेड। दूसरा भी, तीसरा भी। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए? ये तीनों के तीनों को क्या बोलोगे? अनलिस्टेड ना। क्या बोलोगे? अनलिस्टेड। और सब में पब्लिक है, सब में लिस्टिंग में हुआ तो ऊपर तो चले गई। साफ सुथरा लिख भाई। ऑडिट कमेटी में रहेगा कौन? कम से कम 3 डायरेक्टर। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या होनी चाहिए? मेजोरिटी। मेजोरिटी इंडिपेंडेंट हुआ। चेयरपर्सन जो बनेगा उसको फिनेंशियल अकाउंट पढ़ना और समझ में आना क्या है, क्योंकि बहुत ऐसे भी होते हैं जिनको समझ में ही नहीं आता है। ऑडिट कमेटी का काम क्या है? पहले तो ऑडिटर का क्या करना? अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड व्हाट, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। ये सब काम किसका रहा? ऑडिट कमेटी का। रिव्यू एंड मॉनिटरिंग। रिव्यू एंड मॉनिटरिंग क्या चीज का? रिव्यू किसका? ऑडिटर इंडिपेंडेंस है या नहीं है, काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनल अकाउंट बना उसको देखना और ऑडिटर रिपोर्ट को देखना। थर्ड पार्टी से जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका अप्रूवल। कोई भी थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन, सामान बेचना खरीदना, अप्रूवल भी है और उसमें जो सब्सिक्वेंट चेंजेज है। रिलेटेड पार्टी, जान पहचान वाले लोगों से काम। स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड व्हाट, एक कंपनी दूसरे को लोन दी है, ली है। वैल्यूएशन अंडरटेकिंग, मैनेजमेंट को ही बताना पड़ता है स्टॉक कितने का है, बिल्डिंग कितने का है,
क्योंकि ऑडिटर तो उस दिन नहीं भी आ पाएगा। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी की बात कर रहा हूँ। तो इंटरनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का क्या करना है? इवैल्यूएशन, पब्लिक ऑफर से जो पैसा आया, पब्लिक ऑफर से जो भी पैसा आया, जिस काम के लिए मांगे थे उसी का यूज है ना। दूसरा दूसरा यूज करोगे तो अपराध है। एंड अपार्ट फ्रॉम द अबव, ऑडिट कमेटी का नीचे और भी काम दिया है। ऑडिटर ऑडिट कर दिया तो कुछ उल्टा सीधा लिख दिया होगा ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट कमेटी उसका क्या करेगी? निवारण करेगी कि भाई ऑडिटर जो लिखा है मैनेजमेंट कितने हद तक से संबंध रखती है, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। ऑडिटर का एडवांस कमेंट का एक्सप्लेनेशन ही कौन देगा? डायरेक्टर ही देंगे ना, ऑडिट कमेटी देगी। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, कभी किसी कंपनी में बड़ा घोटाला वोटाला हो गया या कुछ चीजों का जांच पड़ताल करना है, ऑडिट कमेटी विसिल ब्लोइंग, सीटी बजाना, यदि कहीं गलत दिख रहा हो तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी? विसिल बजाएगी। एंड लास्ट है सेफ गार्ड अगेंस्ट वॉट? विक्टिमाइजेशन। आपको कोई विक्टिम बना दे, उसका सबसे पहले आप क्या करते हो? सेफ्टी तो मेंटेन करोगे ना। चल वो सेफ्टी तो इंसान अपने जरूरत के हिसाब से कुछ भी रख ले। चलिए, यहां तक आज का कहानी रहा, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। वो एक जनरल और लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि ऑडिट चालू करने के पहले क्या करना चाहिए। ये सब तो तू पहले भी देखा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 नॉर्मल चीज है। ओके, फिर भी एक बार पढ़ोगे। चलो, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास लगेगा इसमें, क्योंकि कंपनी लॉ का मैटर है तो एकदम आसानी से या फटाफट नहीं चलना है। एक बार जनरली उसे ध्यान से पढ़ लो, बाकी तो चलता रहेगा। ब्रांच ऑडिट भी था। ऑडिट, रवि जी कुछ कुछ समझ में आया? हाँ सर, कुछ कुछ डाउट भी है। कौन सा है बोलो। सर क्लास में आके पूछेंगे रीड करने के बाद। चलो, ठीक।